हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड एज प्रॉमिस्ड ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का एक डिटेल्ड लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का एक पार्ट समझेंगे, दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। और ऐसे ही आपको 3 कंसेक्यूटिव वीडियोस मिलने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग ये पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि ये जो चैप्टर है इससे काफ़ी सारे आरटीसी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एंड देन बेकर का कैरेक्टर स्केच भी आता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों एस्पेक्ट्स को भी कवर करेंगे, राइट। तो खाली एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी, एक तो बिटवीन द लाइंस हम लोग ये चैप्टर समझेंगे पूरा। ओके, बेसिकली एक एक लाइन को बहुत डीपली देखेंगे ताकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ रहे हैं हम लोग उनको सॉल्व कर पाएं। इसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, आरटीसी के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ये भी हम कवर करेंगे इसके अंदर। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेकर का कैरेक्टर स्केच अगर एग्जाम में आता है तो उसमें हमें कौन कौन से पॉइंटर्स लिखने हैं और क्या क्या हेडिंग्स हम बना सकते हैं। तो ये 30 to 35 मिनट्स का वीडियो रहेगा बच्चों, और इसके अंदर हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। 4-5 स्लाइड्स में चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसीलिए हम लोग हर चैप्टर के हर स्लाइड के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आई विल बी टेलिंग यू दोज क्वेश्चंस एंड देन कीवर्ड्स को भी हम लोग साथ के साथ अंडरलाइन करते जाएंगे। तो आराम से बैठिएगा इस चैप्टर को देखने के लिए। नोटबुक ज़रूर होगी आपके पास में तो अच्छा है, बुक ना हो तो चलेगा क्योंकि बुक मेरे पास है। नोटबुक होना ज़रूरी है ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं। जैसे जब मैं आपको बेकर का कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी तो यू शुड हैव अ नोटबुक सो दैट यू कैन राइट द इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो आपको कैरेक्टर स्केच में लिखनी है। ऑल गुड, चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो बेसिकली चैप्टर का जो एक्चुअल नेम है दैट इज ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया बच्चों, है ना। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम है। तो इंडिया की कई सारे नहीं, 3 एक्चुअली मेजर प्लेसेस के बारे में आपको यहाँ चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप इंडियन हैं तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में बेकर्स का क्या रोल रहा है और गोवन कल्चर कितना फेमस था जब पोर्चुगीज कल्चर था वहाँ पर, उस टाइम पर गोवा कितना फेमस था। कुर्ग जो है एक बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है, अगर आप लोग वहाँ नहीं गए हैं तो वहाँ के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। देन टी फ्रॉम असम, तो असम से टी आती है, ये तो हमें बचपन से जीके में सिखाया गया है, राइट। तो ये भी, वैसे कुर्ग में कॉफ़ी भी है ना, और जो टी है वो असम में है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपके तीनों ही हैं। अब आप बोलेंगे मैम आरटीसी किससे आता है, बेटा तीनों से आ जाता है। कुर्ग से भी आया हुआ है एक आरटीसी, टी फ्रॉम असम में राजवीर और प्रांजल की जब बात हुई थी वहाँ से भी आया हुआ है, और बेकर से तो आता ही है, 2-3 बार वहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तीनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दे क्या, और ईजी भी है और आपको आसानी से भी हो जाएंगे। जिसको भी ये चैप्टर टफ लगता है, काफ़ी बच्चे बोलते हैं टफ है क्योंकि उनको हुआ क्या कि पूरा एक ही चैप्टर के अंदर 3-3 स्टोरीज आ गई। इसीलिए मैंने क्या किया है ना, तीनों स्टोरीज को अलग अलग चैप्टर बना दिया है। भले ही हमारे लिए चैप्टर्स 13 हो जाएं, 12 हो जाएं, 11 हो जाएं, लेकिन जो है टफ नहीं होना चाहिए कुछ भी, है ना। तो हम इजी पढ़ेंगे, इजी तरीके से पढ़ेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं बेकर फ्रॉम गोवा करेंगे। ये जो है पोर्चुगीज कल्चर के बारे में स्टोरी है और बेकर के बारे में स्टोरी है। इनके जो राइटर हैं वो हैं लूसियो रोड्रिगीज, नाम ही देखो कैसा इंडियन नहीं है, राइट। तो लूसियो रोड्रिगीज ने इस चैप्टर को लिखा है। अभी इसकी जो है हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ये देखो कौन है भाई, बेकर। एक और नाम है इसका, इसको पेडर भी बोलते हैं पोर्चुगीज कल्चर के गोवा वाले टाइम के अंदर। ठीक है, तो पेडर भी है और बेकर भी है। ये इसके दोनों नाम हैं। कहाँ यूज होगा ये वो मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही आप अपनी बुक ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके का एक पैराग्राफ दिखाई देगा। तो इसीलिए मैंने बोला था अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ आपको ऑलरेडी सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस वाले सेक्शन में लिखा होगा, व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू यू माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ योर कंट्री। तो इंडिया के बारे में जब सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट देखा था, बाहर की कंट्री के लोगों से भी बोला गया था। तो पता है उन्होंने क्या आंसर दिया था, दे सेड पोवर्टी, पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा डर्ट एवरीवेयर, यू नो, और गरीब हर जगह दिख रहे थे। तो वो माइंडसेट उनका है बाहर वालों का इंडिया को देके, बिकॉज ऑफ कोर्स बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है तो वो उसको डेवलप्ड कंट्री नहीं मानते, और उनके हिसाब से इंडिया जो है वो पिछड़ा टाइप से कोई कंट्री है।
एक्चुअली वैसा नहीं है, और यही समझाने के लिए आपको ये चैप्टर बताया गया है। तो आपके माइंड में क्या आता है जब आप इंडिया सोचते हैं? जैसे मैं इंडिया सोचती हूँ तो मेरे माइंड में ताजमहल आता है, जिसको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, क्योंकि मैं उधर साइड ही रहती थी यूपी में। अब नहीं, मतलब पहले रहती थी। तो मैंने ताजमहल को बहुत देखा है, कम से कम नहीं तो 7-8 विजिट्स मेरी ताजमहल में हो गई होंगी। और इसकी वजह से इंडिया के नाम से मुझे सबसे ज़्यादा जो भी हमारे यहाँ पे मतलब फेमस है मॉन्यूमेंट, वो मुझे याद आता है, ताजमहल। तो आप बताइए, चैट सेक्शन में सब लोग बताइएगा, इंडिया को सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड? तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने 15-16 स्टेट्स को विजिट किया हुआ है ऑलरेडी। और ऑफ कोर्स अब हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, टू बी स्पेसिफिक मैं गुड़गांव में हूँ, तो ये हरियाणा में आ जाएगा। तो आप भी अपना अपना स्टेट बताइए, आप कहाँ रहते हैं और कोई ऐसा स्टेट जहाँ आपने विजिट भी किया है। तो ये हम इंडिया को जान रहे हैं बेसिकली, है ना। कैन यू नेम वन पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो, गोवा तो है ही है, और बाकी 3 इनको हमको ये चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, राइट। अब जैसे हिल स्टेशन पे आप जाते हैं नॉर्थ में, हिमाचल का कोई हो गया या उत्तराखंड का हो गया, तो आपको पता ही कितना फेमस एरिया है, राइट। तो कोई भी डेस्टिनेशन, यू मे नो दैट apart from the British, the Dutches and the French and the Portuguese have also played a part in the history of our country. तो देखो, ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी गई है, क्योंकि आपको गोवा के बारे में बताना है, इसीलिए। तो हम सबको पता है कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, 200 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, हमने उनकी गुलामी की, राइट। लेकिन उसके अलावा आपने शायद हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि डचेस भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे और पोर्चुगीज भी आए थे। आपस में सब लड़ मर गए, लेकिन खाली ब्रिटिशर्स ही थे जो अपने टैक्टिक्स के दम पर जीत जाते हैं हर बार, और यही है जो रूल करते हैं, राइट। फिर फ्रेंच लास्ट तक रहे थे, आई थिंक सबसे ज़्यादा लास्ट तक ब्रिटिश रहे थे। तो पोर्चुगीज जो लोग आए थे, तो वो कहाँ रहे थे? वो गोवन एरिया में रहे थे, गोवा के साइड में, राइट। इसीलिए वहाँ पर किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? पोर्चुगीज लोगों का है। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि यही हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाएगा। They have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India shows French and Portuguese influence? तो हमने अभी इसके बारे में बात की, है ना, गोवा। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी? तो कॉफ़ी मैंने आपको बताई कुर्ग में है, टी मैंने आपको बताया असम में है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है बच्चों, जो आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर विद ऑल ऑफ यू। नाउ विल कम टू द चैप्टर। अब देखो, एक बात बताती हूँ आप लोगों को, जैसे ही हम लोग ये अब बेकर फ्रॉम गोवा शुरू करेंगे ना, हर स्लाइड के ऊपर बच्चों एक हेडिंग दिखाई देगी। ये हेडिंग क्या बोलेगी आपको? ये हेडिंग आपको बताएगी चैप्टर में क्या क्या मेजर चीज़ें दिखाई गई हैं, उसके बारे में बताएगी। मैं आपको अभी चैप्टर दिखाऊंगी तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं गोवा वाले चैप्टर का सबसे पहले। सो द स्टोरी टॉक्स अबाउट द टाइम व्हेन गोवा वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्चुगीज कल्चर। तो हम गोवा जो पढ़ रहे हैं आज इस चैप्टर में, वो वाला गोवा नहीं पढ़ रहे हैं जो आज है कि भाई गोवा जाएंगे और बीच पर जाएंगे। यार, आप लोगों को बीच के भी नाम याद होंगे ना, मतलब इट्स बिन आई थिंक 3 years बैक आई वेंट टू गोवा, और वहाँ पे छोटे नहीं, बड़े बड़े काफ़ी सारे बीचेस हैं। साउथ गोवा में अलग बीचेस हैं, नॉर्थ गोवा में अलग बीचेस हैं, और हम वहाँ जाते हैं। तो आप अगर गोवा गए हुए हैं और किसी बीच का नाम आपको याद है, तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग उन बीचेस की बात नहीं कर रहे हैं और गोवा की बात नहीं कर रहे हैं जो आज है। हम बात करेंगे उस गोवा की जो था पोर्चुगीज कल्चर के टाइम। तो बहुत पुरानी बात है, जब पोर्चुगीज लोग रहा करते थे, उस फीलिंग की बात कर रहे हैं। और उस फीलिंग के बाद जो राइटर आज सोच रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उसको कैसा फील हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर के अंदर होता ये है कि हमारे जो राइटर हैं लूसियो रॉड्रिगीज, ये बोलते हैं कि यार, जब मैं बच्चा था ना, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे गोवा के बारे में बातें बताई थी कि वो किस तरीके से फील करते थे गोवा को, और उस टाइम चल रहा था पोर्चुगीज कल्चर। तो आज मैं उन बातों को याद कर रहा हूँ जो मेरे दादाजी ने अपने बचपन की बताई थी। तो सोच रहे हो, दादाजी की बचपन की स्टोरी एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दादाजी क्या करते थे अपने बचपन में, क्लियर है। और राइटर भी अपनी पुरानी फीलिंग्स को याद करेगा कि इसके टाइम तक कितना गोवान कल्चर बचा हुआ था, क्या क्या होता था, क्लियर हो गया। चलिए, सो द एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट द ओल्ड पोर्चुगीज डेज। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो एल्डर्स होते हैं, एल्डर्स मतलब पुराने लोग, हमसे बड़े लोग, दे ऑफन हर्ड, हमने उनको, दे आर हर्ड, हमने उनको सुना है। ये देखो पैसिव सेंटेंस है, द एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, हर्ड थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की, है ना।
और आर के साथ आ रही है, मतलब ये एक पैसिव सेंटेंस है कि बड़े लोगों को सुना गया है। रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, दोनों ही वर्ड का मीनिंग क्या है? नॉस्टैल्जिक आपने देखा होगा आजकल बड़ा फेमस हो गया, अभी तो नहीं 2 साल पहले बड़ा फेमस था वर्ड, हैशटैग फीलिंग नॉस्टैल्जिक, पुरानी यादें ताज़ा करना। जैसे थ्रोबैक जो होता है ना, थर्सडे का थ्रोबैक होता है, मतलब इंस्टाग्राम के नोमेनक्लेचर्स हैं ये, बेसिकली इंस्टाग्राम में चलती हैं ये चीज़ें, तो वहाँ पर पुरानी यादों को ताज़ा करना। सो रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली इज पुरानी यादों को ताज़ा करना। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए हम लोग कई बार बड़े लोगों को सुना करते हैं। बेसिकली दिस इज व्हाट इट सेज। सो आपने भी देखा होगा ना, हम छुट्टियों में नानी के घर गए तो नानी अपनी पुरानी बातें बताती है, नाना अपना खेतों में ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि देखो हम वहाँ नहाते थे, हम उस वाली बैल पे बैठते थे, हम उस वाले ट्रैक्टर पे बैठते थे। तो इसी तरीके से राइटर के दादाजी भी इसको, ओल्ड पीपल, राइट, नॉट स्पेसिफिकली दादाजी बट ओल्ड पीपल, उसको बताया करते थे कि वो पोर्चुगीज कल्चर के टाइम गोवा में कैसे एंजॉय करते थे। अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल बेकर ऑफ गोवा आपको इस चैप्टर के अंदर दिखाई देगा। अब ये बस इंट्रोडक्टरी लाइन्स है, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, हम बस पढ़ रहे हैं कि इसमें हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले गोवा के बारे में बात करेंगे, उसके जो राइटर है उसके एल्डर्स की जो फीलिंग्स थी उसके बारे में बात करेंगे। पेन पोर्ट्रेट मतलब कैरेक्टर स्केच, किसका? गोवा के बेकर का, उसके बारे में बात करेंगे। एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ हुआ करता था बेकर, ये बात हमको यहाँ बताई जाएगी। बेकर्स वर फेमस बिकॉज दे कैरीड द ओल्ड एज ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग लोव्स। बेकर्स फेमस क्यों थे? क्योंकि वो क्या करते थे? लोफ्स बनाते थे। लोफ्स मतलब होता है ब्रेड का पीस, है ना, वो बनाते थे। दिखाएंगे अभी आपको लोफ के बारे में भी। और उनको पेडर भी इस चैप्टर में बोला गया है, जो कि गोवा में उनको बोला जाता था। यहाँ से बच्चों आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। देखिए क्या लिख रहा है, पोर्चुगीज एंड देयर लव फॉर लोफ्स। इस स्लाइड का नाम है पोर्चुगीज। पोर्चुगीज लोगों के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे और उनका जो लव था ब्रेड्स को लेके, लोफ्स को लेके, उसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं कि लोफ क्या है मैम, हमने तो नहीं सुना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है लोफ्स, लव नहीं है, लोफ्स है, LOAVES। लोफ्स क्या हो गया बच्चों? ये हो गया प्लूरल वर्ड। अब इसका सिंगुलर क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी हम लोग LOAF को हटाकर इसको प्लूरल बनाते हैं तो VES लगाते हैं, है ना, जैसे वाइफ और वाइफ्स, ठीक है। तो एक्चुअल जो है वो है लोफ और उसका हो जाएगा लोव्स। क्लियर हो गया, प्लूरल एंड सिंगुलर। अब लोफ होगा कैसा? ऐसा होगा, ये है आपकी एक ब्रेड का पीस। देखो अब जब बेक ब्रेड, जो ब्रेड आप लोग खाते हैं ना सुबह सुबह, सबके घर में चाय की आती होगी, चाय के साथ खाने के लिए, तो जब हम उसको पहली बार लेते हैं ना तो वो इस तरीके की होती है, मतलब जब बेकरी प्रोडक्ट्स की तरह बनती है, बेकर जब उसको ऐसे इसमें डालता है अपने फर्नेस में तो ऐसी दिखती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लोफ को पूरा निकालते हैं और इसको क्या करेंगे, ऐसे स्लाइसेस बना देंगे। ब्रेड की हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइसेस, है ना, टेढ़ी मेढ़ी भैया ढंग से बना लेना आप लोग। ये बनाई हमने स्लाइसेस, अब ये हो गई ब्रेड। अब हम क्या करेंगे, एक पीस ब्रेड का उठाएंगे और खा लेंगे। तो ये मैंने खा लिया, राइट। तो इसको हम आप जो बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं ब्रेड्स। पहले इसको बोला जाता था लोफ। तो क्या होता था पता है आपको? फ्रेंच कल्चर में तो ये आज भी फेमस है, पूरा पूरा ब्रेड का लोफ आता है और घर में उसकी स्लाइसेस करी जाती है, या फिर आप स्लाइस मत करो, उसको ऐसे ही तोड़ तोड़ के खाओ। बड़ा सा इतना पोर्शन, जैसे बटर की जो एक टिक्की आती है ना 100 ग्राम नहीं 500 ग्राम वाली जो आती है, तो इतना बड़ा पीस आप तोड़ लीजिए, काट लीजिए और फिर उसको ऐसे हाथ में से तोड़ तोड़ के खाइए। और काफ़ी सारे जितने भी ये बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको खाने का तरीका भी ये होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। हर चीज़ को उठा के पूरा मुंह में नहीं लेना होता, ऐसे थोड़ा सा तोड़िए और खा लीजिए, ये एटिकेट होते हैं। तो ये फ्रेंच और पोर्चुगीज़ कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इस तरीके का जो लोफ होता था ये खाया जाता था बच्चों, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्रेड, लोफ्स, लोफ ऑफ ब्रेड या फिर लोफ्स ऑफ ब्रेड। क्लियर हो गया? चलिए ड्राइंग को हटा दें ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो और बाकी का आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सो आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोफ्स ऑफ ब्रेड। कोई डाउट है इसमें? बस हमने इस लाइन में क्या सीखा कि एक तो है बच्चों हमारे पास में पोर्चुगीज कल्चर, मतलब कि पोर्चुगीज के लोग, है ना, क्या है हमारे पास में? पोर्चुगीज के लोग, और इनको पसंद क्या है बच्चों? ब्रेड या फिर कोई भी बेकरी प्रोडक्ट, ठीक है। लोफ ऑफ ब्रेड पूरा ही लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस कीवर्ड की। लोव्स ऑफ ब्रेड इनको पसंद था। तो इस लाइन का जो एक्चुअल कीवर्ड है वो यही है बच्चों कि इनको लोव्स ऑफ ब्रेड पसंद आता था। पोर्चुगीज लोगों को क्या पसंद था? लोव्स ऑफ ब्रेड। अब पोर्चुगीज लोग तो चले गए, हमेशा थोड़ी ना रहेंगे पोर्चुगीज लोग, तो फिर क्या हुआ लोफ ऑफ ब्रेड का?
अगर पोर्चुगीज लोग चले गए तो क्या हुआ लोफ ऑफ ब्रेड का, वो भी चला गया साथ में? नहीं, इसी को कहते हैं कल्चर इन्फ्लुएंस, कि कल्चर तो खत्म हो जाता, लोग तो चले जाते हैं लेकिन वो जो कल्चर बनाकर गए हैं वो वहीं की वहीं रहता है। सो दोज ईटर्स ऑफ लोफ्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। दोज ईटर्स, ईटर्स मतलब पोर्चुगीज लोग तो जा चुके हैं, ऑफ लोफ्स माइट हैव वैनिश्ड, वैनिश्ड गायब हो गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। मेकर कौन हुआ? आप देखो मेकर कौन हुआ हमारा? बेकर, जो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाता है। तो बेकर तो आज भी जिंदा है और यही काम कर रहा है। तो कौन खा रहा है फिर बेकरी प्रोडक्ट्स? पोर्चुगीज कल्चर वाले लोग तो चले गए, पोर्चुगीज तो चले गए, इंडियंस खा रहे हैं। जो अब इंडियंस यहाँ रहते हैं गोवा में, उनको अभी भी यही टेस्ट आता है, इनके जुबान पर वही टेस्ट है, माइंड में वही फ्रेगनेंस है, क्योंकि इनके दादाजी, दादा के दादाजी, दादाजी के दादाजी यही खाते थे। तो घर का ट्रेडिशन जो है वो आज भी यही चला आ रहा है। ठीक है, वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स। इनके घरों में मिक्सचर्स मिल जाएंगे। मिक्सचर्स बोले तो ऐसे जिसके अंदर आप मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, जिसके भी अंदर आप मोल्ड, इसका जो बैटर बनाओगे ब्रेड का ना, वो द मोल्डर्स, मोल्डर्स शेप देने के लिए, जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, एंड दोज हु बेक द लोव्स। तो अभी भी हमारे आसपास हमें क्या दिखाई दे जाता है? ऐसे मिक्सचर्स, मोल्डर्स दिखते हैं, हमारे घरों में आज भी हैं, क्योंकि हमारे पहले ऐसे घरों में बना करते थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और हमारे घरों में वो भट्टियां भी हैं, भट्टी जिसके अंदर बेकरी का प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे ये जो कर रहा है ना, इसको कहते हैं फर्नेस। ठीक है, और फर्नेस के लिए कीवर्ड है बच्चों, जो आरटीसी में कई बार पूछा गया है कि फर्नेस को एज ओल्ड क्यों बोला गया है, टाइम टेस्टेड क्यों बोला गया है, क्या रीजन है इसका? तो टाइम टेस्टेड का मीनिंग आपको बताना होगा, एज ओल्ड का मीनिंग आपको बताना होगा, बताइए। और एग्जिस्ट मतलब आज भी है। सो एज ओल्ड कितनी भी पुरानी हो गई है बट आज भी काम कर रही है। टाइम टेस्टेड मतलब 100 साल पुरानी भट्टी है या फर्नेस है और आज भी वैसी ही एक्टिव है जैसी पहले थी, बुझी नहीं है, आज भी एक्टिव है। तो इसका ना ABCD ऑप्शंस आ जाते हैं कि टाइम टेस्टेड एंड एज ओल्ड का मीनिंग बताइए। तो ए में लिखा होगा कुछ और, बी में कुछ, सी में कुछ, तो आपको एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए, सो दैट यू विल आंसर दिस। आरटीसी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। अब इसका भी आरटीसी एक बार आ चुका है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि वो अभी तक बुझी नहीं है? अभी भी जल रही है क्या, या फिर उसमें किसी ने पानी डाल दिया क्या, या बहुत ही सिली सिली क्वेश्चंस आते हैं। आपको आंसर देना है। नॉट यस्ट एक्सटिंग्विश्ड का मतलब है आज भी वर्किंग है, मतलब आज, अब ऐसा नहीं कि उसको जला छोड़ दिया और जंगल की आग की तरह लगी हुई है, आज तक चली रही है, वैसा मीनिंग नहीं है इसका। इट मीन्स कि आज भी इसको यूज किया जा रहा है। इट मीन्स दैट आज भी ब्रेड खाई जा रही है। इट मीन्स कि आज भी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन आएगा, आप आंसर लिख देंगे। सीसी एवरीवन, अगर बात समझ में आ रही है तो, क्योंकि आरटीसी है जो पूछे जाते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। अब बात हो रही है कि यहाँ तक तो हमने बेकरी प्रोडक्ट्स की बात कर ली, पोर्चुगीज लोगों को बहुत पसंद था, हमारे घर में आज भी हैं एंड ऑल दैट। अब बात हो रही है कि बेकरी प्रोडक्ट्स लाएगा कौन, बनाएगा कौन? बेकर। बेचेगा कौन? बेकर। कहाँ पर? शॉप तो नहीं है उसके पास, घर घर जाकर। घर घर कैसे जाएगा? यहाँ लिखा हुआ है। क्या होता है? द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। तो जिंगल का साउंड और थर्ड का साउंड, जब आपके हाथ में कोई बैम्बू है, बैम्बू स्टिक है, बैम्बू मतलब क्या होता है? बैम्बू एक वो होता है ना, बैम्बू की स्टिक्स होती हैं, ऐसे ऐसे थट 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 करके लेके जाते हैं, है ना, डंडे टाइप से जो होते हैं। तो उसकी जो स्टिक है, स्टिक के ऊपर बेल लगी हुई है, तो वो बेल की आवाज़ आ रही है, जिंगलिंग जिंगलिंग। तो थर्ड की साउंड, ठक 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 की, और जिंगल की साउंड सुनाई दे रही है। ट्रेडिशनल बेकर्स का बैम्बू। तो ट्रेडिशनल बेकर क्यों लिखा हुआ है? देखो, आज के बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले बेकर्स ऐसे नहीं होंगे जैसे ट्रेडिशनल बेकर होता था। और जो कैरेक्टर स्केच लिखा आएगा बच्चों, लिखने को आएगा, वो ट्रेडिशनल बेकर का आएगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आज हम कोई शेफ, मास्टर शेफ से कोई बेकर उठा लाएं और उसका कैरेक्टर स्केच लिखें, ट्रेडिशनल बेकर का, है ना। सो ट्रेडिशनल बेकर के हाथ में एक बैम्बू होता था, उसमें से थर्ड और जिंगल की साउंड आती थी, हेराल्डिंग हिज अराइवल, अनाउंसिंग हिज अराइवल। सो जब भी वो आ रहा होता था तो उसकी अनाउंसमेंट हो जाती थी मॉर्निंग में ही कि
होशियार, खबरदार बेकर पधार रहा है, नहीं ऐसे नहीं होती थी। उसके हाथ में जो बैम्बू स्टिक होती थी वो उसको आवाज करते करते आता था, तो जब उसकी आवाज हो रही होती थी बैम्बू स्टिक की, लोगों को पता चल जाता था कि बेकर आ गया है, राइट। अब क्या हो, आ गया है तो क्या करें, सबसे पहली बात नोटिस करने वाली है कि वो मॉर्निंग में आता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बेकर, आरटीसी का क्वेश्चन आएगा, बेकर गाँव में कितनी बार आता है और किस टाइम पर आता है, तो आप बोलेंगे 2 बार, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग। मॉर्निंग में वो प्रोडक्ट बेचने आता है, इवनिंग में वो घर वापस जा रहा होता है अपने प्रोडक्ट सारे खाली करके, सारे डब्बे वब्बे उसके सब खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस अ डे, बट मॉर्निंग एंड इवनिंग में। सो कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, तो ये आवाज आज भी सुनी जा सकती है, ये बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि पहले लोग ऐसा होता था कि एक बेकर होता था और प्रोडक्ट्स लेकर आता था। अब यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि आज भी वो आवाज सुनी जा सकती है, कहीं नहीं कहीं गाँव वाँव में कोई बेकर चल रहा होगा अपने ऊपर बास्केट रख के, बैम्बू स्टिक हाथ में लेके, और थट थट का साउंड करते हुए, जिंगलिंग उसकी बैल आवाज करेगी, और वो क्या कर रहा होगा, बेकरी प्रोडक्ट्स बेच रहा होगा, ठीक है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, भाई पहले के टाइम पर फादर होगा जो ये काम करता होगा, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन फादर की डेथ के बाद उनके बेटे ने भी क्या किया, फैमिली प्रोफेशन को फॉलो किया। अब देखो यहाँ से ना बच्चों एक आरटीसी का क्वेश्चन बन रहा है, जस्ट अभी अभी मेरे माइंड में आया कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रहा है ना। ये असर्शन की क्वेश्चन हो गए कि हमने एक लाइन बोली कि मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। तो इससे आपको क्या समझ आया, ये क्वेश्चन से आपको क्या समझ आया, ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली। तो हम बोलेंगे कि इसमें बताया जा रहा है इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द सन टू कैरी फॉरवर्ड हिज फादर्स प्रोफेशन, और in India it is our tradition that a son carry forwards the father's traditional profession। और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 कुछ और भी हो सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई इंडिया में तो हमने देखा है ये ट्रेडिशन है कि पापा की दुकान पर बच्चा ही बैठता है। जॉब वालों की बात अलग है, लेकिन जो बिजनेसमैन है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस का जो पापा का बिजनेस है वो बच्चा चलाता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। आपको ये क्वेश्चन समझ आया, और आप यहाँ पर ये जो वीडियो है अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप मुझे इसका आंसर जो है चैट सेक्शन में लिख के देंगे कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, ठीक है। अपने लैंग्वेज में आप इसका मीनिंग लिख कर देंगे। These bakers are even today known as pedder। तो बेकर्स का दूसरा नाम क्या है बच्चों, पेडर है। तो देखो जिस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बना के दिया है ना बच्चों, आरटीसी देखो हमने कितने सारे निकाले इसमें से, और जिस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है ना, विश्वास करिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं अब, है ना। इसका जो आरटीसी आएगा उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि बताइए इस मीनिंग से राइटर कहना क्या चाहता है, इन्फर करिए कि राइटर कहना क्या चाहता है। तो आपको लिखना होगा कि भाई हम बता रहे हैं इसमें कि हमारे इंडिया में तो यही होता है कि हमारे जो भी जो जितने भी हमारे फादर के प्रोफेशन होते हैं ट्रेडिशनल, उनको जो बेटा है उनको कैरी फॉरवर्ड करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आइए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है उसका जो मीनिंग जो मेन लाइन है दैट इज द बेकर्स एंड देयर क्रेज अमंग किड्स। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एल्डर्स कितना ज़्यादा इंजॉय करते थे बेकरी को, अब हम लोग बात करेंगे बच्चे क्या करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ, कितना इंजॉय करते हैं, क्या खाते हैं। अब ये पिक आपको दिखाई दे रही होगी, ये है बच्चों डोनट्स, है ना। आजकल आप लोग डोनट्स खाते होंगे, छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बड़ा होके तो थोड़ा क्रेज खत्म हो जाता है। तो उस टाइम पे देखो आई डोंट थिंक सो इतने ज़्यादा फैंसी डेकोरेटेड डोनट्स मिलते होंगे, क्योंकि ये सब नहीं होता होगा, ये जो सबको चिपका पड़ा है इनके ऊपर जेली वेली चेरी वेरी सब कुछ। सो आई थिंक जो बेकरी प्रोडक्ट्स में बैंगल्स आती होंगी वो सिंपल बेक्ड बैंगल होती होगी जो खाने में मीठी होती होगी, राइट। आई थिंक दिस इज ऑल्सो इनफ, बड़ा मजा आता है उसके ऊपर आप चॉकलेट लगा लो या जो भी लगाना है लगा लो, बट दैट डोनट हम लोग जो अभी इस पिक्चर में देख रहे हैं उसकी जिक्र यहाँ होगी, आपको बताना है कि वो कौन सा है, कौन सा वर्ड है, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये एक आरटीसी का क्वेश्चन बन रहा है कि आपको पिक्चर दिखा दी जाएगी, एक क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। इस चैप्टर में एक पिक्चर दिखा दी जाएगी आपको और बोला जाएगा कि बताइए ऐसा ही कोई फूड जो सिमिलर आपको दिखाई दे रहा हो इस पैराग्राफ के अंदर। बन गया क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड गाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि बेकर को फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड क्यों बोला गया है, क्या बताना चाहता है इससे राइटर, राइट। तो आप बोलेंगे कि किड्स enjoy the company of a baker and they eagerly wait for baker to come, and that's why the baker is their what friend
कंपेनियन, कंपेनियन क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके वहां तक बेकर के संग जाते थे, पूरी गली में बेकर के पीछे पीछे घूमते थे जब तक दिख नहीं जाता था कि क्या खाना है ना। एंड गाइड इन सेंस कि हम बोलते हैं फ्रेंड है, कंपेनियन है, तो वो गाइड भी है, राइट। चलिए, ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बार आता था, वो हमने डिस्कस कर लिया था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जाते टाइम, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज थर्ड इन द इवनिंग। इवनिंग तो हो ही जाएगी, सही बात है ना। सो हिज ह्यूज बास्केट्स को जब वो खाली करता था तब। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. So होता क्या था, सुबह सुबह जैसे ही हमारी आंख खुलती थी तो हम देखते थे कि बेकर, हमारी आंख ही तब खुलती थी जब बेकर की साउंड हमें आती थी, जिंगलिंग एंड थर्ड की साउंड हमें आती थी, तो हम कहते थे ओ बेकर आ गया, बेकर आ गया। सुबह उठे सीधे और भाग गए किसके पास, ran to meet and greet him, मीट मिलना, ग्रीट हाय हेलो हाउ आर यू करना, ठीक है। Why was it so? नाउ राइटर बोलते हैं, मेरे बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, तो बोलते हैं कि यार क्यों ऐसा क्यों करते थे। वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, सब लोगों को ब्रेड खरीदनी है, हमको भी वही ब्रेड खरीदनी होती थी, ना 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 ना, नॉट एट ऑल। द लोफ्स वर बॉट बाई पेस्काइन एंड बेस्टिन्स। पेस्काइन एंड बेस्टिन्स आर द मेल सर्वेंट ऑफ द फैमिली, तो ये उनके लिए कोई कीवर्ड्स हैं बेसिकली जो उनके लिए यूज किए जाते थे उस टाइम पे। द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, यहीं पर लिखा हुआ है देखो, है ना, मेड सर्वेंट्स थे। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, तो डोनट्स के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है ब्रेड बैंगल्स, which we chose carefully, और हम बड़े ध्यान से चुनते थे कि हमें कौन सी वाली खानी है। मे भी शायद वो भी कलरफुल करके लाते होंगे तो बच्चा कहता होगा नहीं मैं तो ये लूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, तीसरा बोलेगा मुझे तो चॉकलेट वाली चाहिए। तो मे भी इस तरीके से उन लोगों को भी ऐसे फीलिंग आती हो जब यहाँ लिखा हुआ है। तो समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, तो क्या होती थी ये स्वीट स्वीट मीठी मीठी ब्रेड होती थी जिसको खाया जाता था। या फिर क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है बच्चों कि ब्रेड बैंगल बच्चे खाते थे उस टाइम पर, क्या आपको लगता है आज के टाइम में भी अवेलेबल है? अगर हाँ तो करेक्ट स्पेलिंग के साथ बताइए। तो आप लोग अब डोनट के करेक्ट स्पेलिंग लिखना, क्योंकि आंसर सबको पता होगा बट स्पेलिंग सबकी गलत हो जाएगी। तो आंसर लिखेंगे, और ये बना बनाया एक क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है जो कि नंबर कटवा देता आपका अगर आ जाता तो, क्योंकि स्पेलिंग आपकी गलत होगी। तो आप स्पेलिंग सही लिखेंगे डोनट की सब लोग चैट सेक्शन में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जिंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो बेकर क्या करता था अपनी, द बेकर एंड देयर क्रेज अमंग किड्स, है ना, बच्चों के क्रेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेकर क्या करता था, आता था अपनी म्यूजिकल एंट्री के साथ में और स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ को रखता था। स्टाफ एक तरीके से ना हाथ में एक डंडा होता है जिसको वो आवाज कर रहा है ना, जिससे वो वही उसी के लिए स्टाफ लिखा हुआ है, ठीक है। जिंग जैंग का साउंड है। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कोई पोइटिक डिवाइस दिख रही है क्या, तो देखो ये पोइटिक डिवाइस है, इसको कहते हैं ऑनोमोटोपिया। क्या बोलते हैं? ऑनोमोटोपिया। जो आवाज निकालती है उसको ऑनोमोटोपिया कहते हैं, साउंड सिस्टम बेसिकली। उसका जो एक हाथ है सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, तो एक हाथ हेड पर होता था, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, दूसरे वाले से वो बैम्बू को ग्राउंड पर बैंग 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 करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, और लेडी जो होगी हाउस की उसको बोलेगा गुड मॉर्निंग, क्या चाहिए आपको, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। देखा होगा ना आपने हॉकर्स जो होते हैं, एक छोटा सा वर्टिकल सा बैम्बू कुछ भी बना हुआ एक स्टूल टाइप से लेके आते हैं, उसके ऊपर अपना सारा सामान रख देते हैं, तो वो लेकर आते थे वहां पर। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, और हम किड्स को क्या करेंगे, साइड कर देंगे, हटो 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 साइड हटो। एंड द माइल्ड रिब्यूक इज बेसिकली द चिल्लाना गुस्से से, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोव्स हैं वो किसको दे दिए जाएंगे, सर्वेंट को, जो कि मांगने आएगा सामान। पैसे वैसे का कैसे इंतजाम होगा वो भी बताया जाता है। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे, हमको तो वो ब्रेड्स खानी ही खानी है। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, पैरापेट इज द रेलिंग, रेलिंग होती है ना मिट्टी की बनी हुई जिसके ऊपर आप चढ़ते हैं, एक घर को दूसरे घर से अलग करती है पैरापेट। अब आजकल तो लंबी लंबी दीवारें हैं, पहले क्या होता था बीच को मतलब दो घरों को डिवाइड करने के लिए एक जो बाहर का एरिया होता है ना वेरांडा टाइप से, तो एक छोटी सी पतली सी पैरापेट यानी कि रेलिंग होती थी, उस पर आप चढ़ भी सकते हैं। आई रिमेंबर दिस बिकॉज मेरे घरों में ऐसे ही थी, तो हम लोग उस पर चढ़ सकते थे। तो पैरापेट इज द रेलिंग, राइट। एंड पीप इनटू द बास्केट, पीप मतलब देखना, झांकना। तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो पैरापेट पे चढ़ जाते थे और बास्केट में घुस घुस कर देखते थे कि क्या लेके आया है आज, नया क्या है इसके पास में, राइट, समहाउ। तो ये बेसिकली आपको बताया गया है किड्स के अंदर उसका क्या क्रेज था। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ द लोव्स, और मुझे आज भी
जो फ्रेगनेंस है आज भी आती है लोव्स की। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। बेंगल्स कौन खाएगा? बच्चे खाएंगे। लोव्स कौन खाएगा? बड़े लोग खाएंगे। तो अब आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर आपको बच्चों के बारे में, ब्रेड्स के बारे में, बेकर के बारे में बताया गया है। अभी कैरेक्टर स्केच अगर लिखना है तो आप क्या बोलेंगे बेकर के बारे में? बताओ। बेकर क्या है? एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन है। एक हेडिंग तो हमारी देखो ये हो गई, है ना। अगर मैं इस जितना भी मैंने अभी पढ़ा है इससे अगर मैं एक बेकर का कैरेक्टर स्केच लिखना चाहूँ तो उसमें मैं क्या क्या हेडिंग्स ऐड करूंगी? एक हेडिंग तो मुझे अभी मिल गई, ट्रेडिशनल प्रोफेशन, ठीक है। एक तो मुझे ये मिल गई, तो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था बच्चा। ट्रेडिशनल मतलब ऐसा नहीं था कि आजकल नया फेमस हुआ है, ये ट्रेडिशनल था, पुराने टाइम से चला आ रहा एक बेकरी प्रोडक्ट का फेमस ट्रेडिशनल प्रोफेशन, ठीक है। तो एक तो आपकी पहली हेडिंग ये हो जाएगी जो मुझे यहाँ तक समझ आई है। दूसरी में हम लोग क्या लिखेंगे? हिज क्रेज अमंग किड्स। बच्चे इसको कितना पसंद करते थे, ये मेरी दूसरी हेडिंग होगी बच्चों। तीसरी हेडिंग पता है मेरी क्या बन सकती है? हिज अटायर। हिज अटायर, उसका अटायर क्या था, मतलब वो पहनता क्या था, कपड़े, यूनिफॉर्म। फोर्थ मेरी हेडिंग बन जाएगी हिज रूटीन। हिज रूटीन, उसका रूटीन क्या था। और बताऊं फिफ्थ वाली हो जाएगी प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन। था कि नहीं था बताओ? बेकर कौन था? बेकर कौन था? एक प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन था। खत्म, बहुत सारा लिख दिया देखो हमने ऑलरेडी, राइट। इन 5 लाइन से आप बेकर का पूरा कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। ये 5 लाइनें आपको मुझे चैट सेक्शन में लिख कर देनी है और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, मुझे इनको अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे ताकि जब हम कैरेक्टर स्केच की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको फिर ये बताऊंगी, ठीक है। ऑल गुड, बड़े आगे चलिए। द टाइगर्स नेवर ब्रश हिज टीथ। इस हेडिंग में आपको बच्चों की एक बहुत ही बढ़िया सी लाइन बताई गई है जो बच्चे बोलते हैं और यहाँ पे सीधे सीधा मेटाफर यूज हुआ है बच्चों। क्या यूज हुआ है? मेटाफर। मेटाफर क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि हम तो टाइगर की तरह हैं, टाइगर कभी टीथ ब्रश नहीं करता तो हम क्यों करें, हम तो सीधे ब्रेड खाएंगे, लोफ्स ऑफ, ये जो बैंगल था ना, ब्रेड बैंगल खाएंगे। सो देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। हम ब्रश नहीं करते थे। एंड वाई शुड बी, क्यों करें? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ। पहले मैंगो लीफ को तोड़ो, फॉर द टूथपेस्ट उसका बनाओ, एंड वाई इज इट नेसेसरी एट ऑल, और क्यों करें ऐसा? द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग नाइसली आफ्टर ऑल। तो क्या करना है, बस खाली चाय पीनी है और पूरा मुंह अपने आप साफ हो जाएगा। याक, एक्सप्लेनेशन बड़ी बेकार देनी पड़ेगी इसकी, हम इसलिए नहीं करेंगे इसको। बस सिंपल सी बात यह है कि बच्चे कहते हैं कि हमें ब्रेड बैंगल खानी है, हमें ना तो ब्रश करने से कोई मतलब है ना कुछ और करने से ज्यादा चाय पी लेंगे, ठीक है जी। चलिए, बेकर एंड हिज ड्रेस, मतलब कि उसकी अटायर कैसी होती थी, ये हमारी मेन स्लाइड है और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे इनकी ड्रेस के बारे में। तो बेकर का जो हम कैरेक्टर स्केच लिखेंगे उसमें हम ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे जरूर, ये एक हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो क्या पहनता था बेकर? बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस। पेक्युलर मतलब स्ट्रेंज, बड़ी ही अजीब सी ड्रेस हुआ करती थी, नोन एज कबाई। ये इंपॉर्टेंट है, तो हमको ये एज इट इज लाइन लिख लेनी है कि ब्रेड जो बेकर है वो कबाई पहनता था। कैसी थी? कीवर्ड क्या है? इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। सिंगल, एक ही ड्रेस की होगी, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होगी, नीज तक आपके आ रही होगी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट। तो बोलते हैं कि पहले वाला बेकर तो ये पहनता था कुछ इस टाइप का, इतना, है ना। लेकिन हमने देखा कि हमारे टाइम पर राइटर बोलते हैं बेकर क्या पहनता था? शर्ट एंड ट्राउजर पहनता था, और जो ट्राउजर है वो शॉर्ट होते थे। शॉर्ट मतलब फुल लेंथ के नहीं थे, हाफ पैंट्स तक थे, तो जैसे वो नहीं होते आरएसएस के लोग पहनते हैं कुछ इस टाइप का। तो बेकर के 2 ड्रेसेस हैं, लेकिन आप इसका आंसर नहीं लिखेंगे, आप ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ट्रेडिशनली बेकर यूज्ड टू वियर अ कबाई, और अगर आपको आगे लिखना है तो आप बता देंगे कि राइटर के टाइम पर जो शॉर्ट पैंट्स भी पहना करते थे, शर्ट एंड शॉर्ट पैंट, ठीक है। चलिए, इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज। और आज भी अगर आप किसी को देखेंगे, कोई भी बेकर है जो नीज से नीचे नीचे कुछ भी पहन रहा है, कोई भी पर्सन है, तो हम क्या बोलेंगे? ओह यू आर ड्रेस लाइक अ बेडर टुडे, मतलब लाइक अ बेकर टुडे, आज तो तुमने एकदम बेकर की ड्रेस पहन ली है,
तो बेसिकली इतनी फेमस ड्रेस थी कि आप आज भी इसको पहनोगे तो लोग पहचान जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दो तरीके की ड्रेसेस आई, कबाई है हमारे पास में, और दूसरा हमारे पास में कौन सी है, शर्ट एंड शॉर्ट पैंट्स। दोनों ड्रेसेस आप लिखेंगे अगर आप लिखना चाहते हैं, अदरवाइज एक भी चल जाएगी। बेकिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, ये भी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कीवर्ड है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। क्या होता था, मंथ के एंड में हम लोग बिल्स कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल। मंथली जो रिकॉर्ड्स होते थे वो किसी वॉल पर पेंसिल से लिखे जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दी ओल्ड डेज, और पुराने टाइम पर बताया जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं बच्चों आपकी, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसकी फैमिली ने कभी भूखा नहीं रहे, हमेशा खुश रहे। उसके सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, सर्वेंट्स भी उसके हमेशा पैसे वाले, खुश रहे, क्योंकि भाई मालिक अच्छा है तो फिर लोगों को भी बड़ा फायदा हो रहा है। देयर प्लम फिजिक, प्लम फिजिक्स से देखो अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्लम फिजिक्स से आप क्या कहना चाहते हैं। तो प्लम फिजिक का मतलब हो गया कोई गोलू मोलू खाता पीता, तो द वन हु लुक्स वेरी हेल्दी एंड फिट may have a bit of fat on his body, plum physic में फैट होगा तभी आपको दिखाई देगा, कहते हैं ना सेठ जी टाइप से। was an open testimony, testimony मतलब results, proof. Even today any person with a jackfruit like physic appearance is easily compared to a baker, तो उसको हम लोग आज भी क्या है, बेकर का नाम दे सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आप लोगों को चैप्टर समझ में आया? कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप एक बार मुझे बताएंगे। चलिए बढ़िया। ऑलराइट देन वी विल बी एंडिंग द सेशन नाउ, और मैं जो है आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी से कराऊंगी। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।